जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपके लिए आज अलग तरह की क्लास लेकर आया हूं। आज की जो क्लास है वो करंट अफेयर से संबंधित है। करंट अफेयर भी मेरा एक मजबूत पक्ष रहा है हमेशा से ही। बच्चों का ये मानना है कि सर आप जो करंट पढ़ाते हैं उनमें से बहुत कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं। मैं करंट इस तरीके से नहीं पढ़ाता, प्रैक्टिस नहीं करवाता। मैं एक टॉपिक लेता हूं और उस टॉपिक के बारे में सारी बातें बता देता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं या किसी भी राज्य के चुनाव हैं या सारे विधानसभा के चुनाव हैं, तो सारे चुनाव के बारे में बता दूंगा आपको। किस राज्य में क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीजें नहीं थी। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत हॉट टॉपिक है आजकल, प्रधानमंत्री की यूरोप यात्रा पोस्ट कोरोना काल, कोरोना काल के बाद और भारत यूक्रेन युद्ध के और रूस यूक्रेन युद्ध के समय जो माहौल चल रहा है उस इसमें भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो यूरोप यात्रा है, 3 देशों की जो यात्रा है वो बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। इसको बहुत सारे आयाम के रूप में देखा जा रहा है। इससे संबंधित जो मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ अवधारणाएं बताऊंगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू यानी एग्जाम में किस तरह की चीजें आती हैं वो तो बताऊंगा ही, साथ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एग्जाम से थोड़ा अलग होकर सोचनी चाहिए आपको, ताकि आपका दिमाग एक व्यापकता के दायरे में सोच सके, समझ सके चीजों को। तो हम शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री यूरोप के 3 देशों की यात्रा पर निकले हैं। उनमें से सबसे पहले वो जर्मनी में जाएंगे, गए। सबसे पहले वो जर्मनी में गए। जर्मनी के बाद कहां जाएंगे? डेनमार्क, और डेनमार्क के बाद फ्रांस। उनकी जो यात्रा का उद्देश्य है, ध्यान रखिए, उनकी यात्रा के 2 उद्देश्य हैं। ये जो 3 देशों की यात्रा है, एक उद्देश्य तो है IGS, IGC, IGC, IGC। ये IGC क्या है ध्यान रखिएगा। जर्मनी में जो गए हैं वो इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन, इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन लिखता हूं मैं, इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन। ये है क्या भाई? इंडियन गवर्नमेंटल कंसल्टेशन भारत और जर्मनी के बीच 2011 से, कब से? 2011 से एक कार्यक्रम शुरू हुआ है कि उसमें सरकारी शिष्टमंडल आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। आईजीसीएस क्यों बनाया गया? आईजीसी क्यों बनाया गया? आईजीसी आप जानते होंगे, जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है। दोबारा सुन लीजिए, जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है और जर्मनी की लगभग 1700 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं इस समय। हमारी भी कंपनी यहां पे काम कर रही हैं। लगभग 2 लाख के आसपास भारतीय मूल के लोग और भारत के जो लोग हैं वहां अप्रवासी भारतीय के रूप में और पीआई जो ओसीआई के रूप में वहां रह रहे हैं। लगभग 1,80,90,000 के आसपास लोग वहां हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में वहां पर लोग हैं और वहां कंपनी यहां पे काम कर रही है। तो इस संदर्भ में दोनों देशों के बीच व्यापार पिछले कुछ समय से बहुत तेजी से बढ़ा है। हमारे और जर्मनी के बीच, ध्यान रखिएगा, पहले मैं आपको जर्मनी के बारे में बताऊंगा, फिर हम चलेंगे कहां? डेनमार्क। पहले जर्मनी चलते हैं, जर्मनी चलने के बाद डेनमार्क चलेंगे और डेनमार्क के बाद फिर हम लोग फ्रांस आएंगे और फ्रांस से फिर वापस अपने भारत में आ जाएंगे घूम फिर के। ठीक है? जर्मनी यूरोप का एक बड़ा देश है और इसे जर्मनी को यूरोप के अंदर एक रूढ़िवादी देश माना जाता है। रूढ़िवादी कहने का मतलब कि परंपरावादी देश माना जाता है। मैं बताऊं आपको बच्चों जर्मनी के बारे में, जर्मनी में कभी 300 प्रांत हुआ करते थे, 300 राज्य हुआ करते थे। जर्मनी पर नेपोलियन ने आक्रमण किया। नेपोलियन फ्रांस का राजा था, उसने इन 300 को आपस में जोड़ने का कार्य भी किया। जर्मनी के एकीकरण में नेपोलियन की भूमिका भी थी और जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी भूमिका थी बच्चों, मैं बताऊं आपको, ये तो आपने देख लिया होगा,
मैं बताऊं बच्चों आपको, जर्मनी की करंट जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो थी हमारी बिस्मार्क की। किसकी? बिस्मार्क। ये बिस्मार्क भाई किस चिड़िया का नाम है? ध्यान रखना, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर रहा है। जर्मनी का चांसलर। चांसलर। अब यहीं से क्वेश्चन बनता है कि चांसलर क्या होता है। बताऊंगा चांसलर भी क्या होता है, पहले सुनो बिस्मार्क के बारे में। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर जब था तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। उसमें जर्मनी के ऊपर ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया का बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार था। खैर, जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत भूमिका रही। और बिस्मार्क के बारे में कहते हैं कि बिस्मार्क की जो कूटनीति थी, इससे बड़ा कूटनीतिज्ञ आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। और वो यूरोप का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ भी रहा है बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि भारत में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम तरह की रियासतों को एकीकरण किया था। और एक भारत का अखंड भारत जो अभी तो नहीं बन पाया, तो पर जो भारत जो आपको नक्शा दिखाई देता है, उस नक्शे में सरदार वल्लभ भाई पटेल की वही भूमिका है बनाने में, जो जर्मनी को बनाने में बिस्मार्क की भूमिका रही है। ये तो जर्मनी का थोड़ा सा इतिहास मैंने आपको बताया। फिर जर्मनी का ही राष्ट्रपति रहा है कौन? हिटलर। ठीक है, हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत चर्चा में रहा। अब हम यहां तो फिलहाल उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग जो है अब जो चांसलर पढ़ते, चांसलर क्या होता है एक्चुअली। यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर लग बहुत समय पहले जो ना रोमन साम्राज्य था, एक कौन साम्राज्य था? रोमन साम्राज्य। उस रोमन साम्राज्य में जो कानून मंत्री होता था, उस मंत्री को चांसलर कहते थे। कानून मंत्री को आज भी कई देशों में कानून मंत्री को चांसलर कहते हैं। कानून केवल कानून मंत्री को नहीं, बल्कि जो दक्षिण अमेरिकी देश है वहां पर कई विदेश मंत्री को भी चांसलर कहते हैं। अमेरिका में तो नहीं, लेकिन दक्षिण अमेरिका में हाँ कहते हैं। चांसलर जो होता है कानून मंत्री कहते थे। जो जर्मनी है, जर्मनी में एक बार वाइमर गणतंत्र आया था। वाइमर गणतंत्र जानते हो आप? वाइमर गणतंत्र से हमने क्या लिया है? वाइमर गणतंत्र से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए हैं। क्या लिए हैं? आपातकालीन प्रावधान। कहां से लिए हमने? जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से हमने आपातकालीन प्रावधान लिए हैं। वो जर्मनी में गणतंत्र था, यानी वहां का जो मुखिया था, जो राष्ट्रपति बने बाद में, वो चुनकर बनने लगे थे। इस तरह का चांसलर वही स्थान है जो हमारे प्रधानमंत्री का स्थान है, वही वहां पर किसका स्थान है? चांसलर का। तो रोमन साम्राज्य की परंपरा को ही आज भी जर्मनी आगे बढ़ा रहा है और अपने राष्ट्र अध्यक्ष को, अपने मुखिया को चांसलर कहता है। ठीक है, वही अधिकार उसके हैं, वही कर्तव्य है, वही पावर है जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की पावर होती है, वो यहाँ किसकी है? वो चांसलर की पावर है। तो इस समय जो वहां चांसलर है वो नए चांसलर है। मैं आपको बताऊं, जो समय चांसलर ना वहां पर, वो नए चांसलर है जिनका नाम क्या है? ओलाफ सेल्ज। ध्यान रखिएगा जरूर, ओलाफ सेल्ज, ये वहां के नए चांसलर हैं। इससे पहले एंजेला मार्केल थी। एंजेला मार्केल एक बहुत ताकतवर लेडी रही है जर्मनी की। जर्मनी ने पूरे, बल्कि पूरे विश्व में वो जो महिलाओं की शक्तिशाली सूची निकला करती थी, कई साल तक लगातार वो जो महिला रही है, प्रथम महिला रही है शक्तिशाली में। तो ओलाफ सोल जो है वो वहां के चांसलर है इस समय। तो प्रधानमंत्री जो वहां गए हैं, मैंने बताया अभी आपको, एक तो आईजीसी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की जो छठी बैठक हुई है उसकी सह अध्यक्षता करेंगे। यानी अध्यक्ष वो होता है जिस राष्ट्र में जो मेजबानी करता है। मेजबानी फिलहाल कौन कर रहा है? जर्मनी कर रहा है। तो अध्यक्ष तो ओलाफ सेल्ज होंगे और सह अध्यक्ष होंगे वो भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे। एक तो ये बैठक। उसके अलावा भारत और जर्मनी के बीच ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी यानी ग्रीन ऊर्जा को लेकर समझौते हुए। ग्रीन ऊर्जा के साथ साथ आप जानते हैं भारत में तमाम कंपनियां हैं इन उसकी जर्मनी की, जैसे मर्सिडीज है, आपका बीएमडब्ल्यू है, ओडी है, ठीक है, एडिडास, जो एडिडास कंपनी है ये भी जर्मनी की ही कंपनी है। जो जूते कंपनी है, जूते टी शर्ट बनाती है, ये कंपनी भी कहां की है? कंपनी जर्मनी की है। तो इतनी महत्वपूर्ण कंपनी है जो वहां से बहुत सारा सामान मंगाते हैं। हम भी भेजते हैं जर्मनी को बहुत सारी चीजें। हम क्या भेजते हैं जर्मनी को? हम जैसे दवाइयां भेजते हैं बहुत सारी, हम मशीनरी का सामान भेजते हैं, जो ऑटोमोबाइल का जो बैकअप होता है चीजें वो हम लोग भेजते हैं, खाद्यान्न भेजते हैं बहुत सारा। तो बहुत सारी चीजें आईटी का जो हमारे जो है कि भारत इस समय एक प्रकार से ग्लोबल डिजिटल पावर बन चुका है। ग्लोबल डिजिटल पावर का मतलब है भारत के पास बहुत बड़ी मात्रा में आईटी प्रोफेशनल्स हैं। हम सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बनाते हैं दुनिया में।
बहुत सारी चीजें डेवलप करे, तो उन सब की चीजों की मांग जर्मनी में बहुत ज्यादा है। तो उन सब चीजों को लेकर भारत और जर्मनी के बीच कई प्रकार के समझौते हुए, उनमें सबसे मेन समझौता जो वो ग्रीन ऊर्जा को लेकर है। ग्रीन ऊर्जा, अब पूछ रहे जी ग्रीन ऊर्जा क्या है? एक्चुअली बच्चों ग्रीन एनर्जी को लेकर कई बातें, जैसे ग्रीन एनर्जी क्या है, हालांकि मैं आपको इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ग्रीन एनर्जी हम उसको कहते हैं ऊर्जा का वह स्रोत जो नवीकरणीय हो और उसको बनाने में, जिससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, एनवायरमेंट को कोई हानि ना हो, यानी एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो वो चीज, तो उसे ग्रीन एनर्जी कहते हैं। जैसे ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो मैक्नुअल है, जो फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में, उनकी पहल पर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना है। इससे बहुत सारे देश शामिल हो रहे हैं। तो इसको लेकर ये ग्रीन एनर्जी के लिए ही काम कर रहा है ये संगठन भी। तो जर्मनी के साथ IGCS जरूर याद रखेगा, जर्मनी का जो नए सांसद जरूर याद रखेगा, जर्मनी की जो मुद्रा है, जो जर्मनी की मुद्रा है वो आप बच्चों जरूर याद रखिएगा। जर्मनी की मुद्रा क्या है और जर्मनी यूरोप में कहां पर है बच्चों? ये है जर्मनी, देखो ये बच्चों जर्मनी, देखो ये जर्मनी है, ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन है बच्चों। क्या राजधानी जर्मनी की? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की जो मुद्रा है इस समय, तो जर्मनी की मुद्रा यूरो है बच्चों। क्या है? यूरो। इससे पहले जर्मनी की मुद्रा क्या थी वो जरूर याद रखिएगा, वो थी बच्चों, उसको बोलते थे DM। क्या बोलते थे? DM। DM का मतलब था ड्यूस मार्क। ड्यूस मार्क ये कहां की मुद्रा थी बच्चों? ये जर्मनी की मुद्रा थी पहले, ड्यूस मार्क को DM कहते थे, ड्यूस मार्क। अब जर्मनी ने क्योंकि जर्मनी यूरोपीय यूनियन का महत्वपूर्ण देश है, तो उसने भी यूरो को अपनी मुद्रा अपना लिया। देखिए जर्मनी और फ्रांस कभी दुनिया के बहुत कट्टर देश थे, जैसे आज भारत पाकिस्तान के बीच में ऐसी तानातानी रहती है, कभी जर्मनी ये और फ्रांस के, इन दोनों देशों की दोनों विश्व युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका रही है। इन दोनों देशों की, इन दोनों देशों ने पहला विश्व युद्ध भी और दूसरा विश्व युद्ध भी इन्हीं दोनों ने करा, और आज यही दोनों देश यूरोपीय यूनियन में मिलकर एक जैसी मुद्रा, एक जैसी अर्थव्यवस्था, एक जैसी विदेश नीति, एक जैसी पर्यावरण नीति के तहत काम कर रहे हैं, क्योंकि इनने देख लिया कि लड़कर कुछ नहीं मिलने वाला, शांति कितनी ही महंगी क्यों ना हो उसे खरीद लेना चाहिए, ये कहावत है। तो इन देख लिया, जब लाखों लोग इन्होंने दोनों विश्व युद्ध में खपा दिए, अपने करोड़ों अरबों की संपत्ति नष्ट करवा दी, तो देखा कि युद्ध में कुछ नहीं रखा है, तो दोनों देश आज यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनकर, दोनों देश यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनकर एक जैसी अर्थव्यवस्था, एक जैसी विदेश नीति के तहत बच्चों काम कर रहे हैं, जर्मनी और फ्रांस। अब हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जर्मनी की मुद्रा यूरो है, पहले मुद्रा ड्यूस मार्क थी, ठीक है ना। और जर्मनी की किन किन देशों से राजधानी मिलती है, यह आप बच्चों जरूर अपनी ऑक्सफोर्ड जो एटलस आपके पास, उसमें देख लीजिएगा कि किसकी सीमा मिलती है, फ्रांस की मिलती है और क्या क्या जर्मनी की चीजें हैं। तो ये चीजें आप जरूर याद रखेगा, ठीक है बच्चों। तो जर्मनी भारत का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है, यूरोप के अंदर सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो ट्रेड पार्टनर है भारत का, वो जर्मनी है। यूरोपीय यूनियन के अंदर सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो है आपका जर्मनी है। इसे जर्मनी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें जब बताई जा रही है, तो जर्मनी के जो यात्रा है प्रधानमंत्री की, वो बहुत महत्वपूर्ण यात्रा हो रही है इस समय, और उसके बहुत सकारात्मक परिणाम आएंगे। और क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा सहयोगी देश है, और भारत ने दुनिया को भी बताया भी, आप जानते भी होंगे, इस समय खाद्यान्न उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर है, और दिल खोलकर दुनिया को अपना खाद्यान्न देने की बात कर रहा है कि आओ और हमसे हमारा खाद्यान्न ले जा सकते हो आपका, कि दुनिया में गरीबी और भूखमरी समाप्त हो सके। जब गरीबी भूखमरी समाप्त होगी तो दुनिया में शांति अपने आप आएगी, सारे ग्रह युद्ध क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। आप जानते हैं ये काम भारत कर रहा है। तो भारत की जो छवि है वो पुनः एक विश्व गुरु की छवि, एक महत्वपूर्ण देश की छवि आप जानते होंगे। जिस समय जर्मनी में पहुंचा, जिस समय जर्मनी प्रधानमंत्री पहुंचे, तो क्या भव्य स्वागत किया गया और किस तरह की बातें उन्होंने वहां पर करी, और क्या भारत का जो इस समय पूरी दुनिया में जो डंका मच रहा है, भारत की जो स्थिति बनी है पूरी दुनिया में, एक बार फिर वो पुराना इतिहास, क्योंकि कहते हैं बच्चों इतिहास दोहराता है अपने आप को, और इतिहास दोहराने के कगार पर खड़ा है। एक दिन हम विश्व में विश्व के नेता बनकर रहेंगे, और आने वाली शताब्दियां भारत की शताब्दियां होंगी, इंडिया की शताब्दियां होंगी, ये बात निश्चित है बच्चों। तो जर्मनी के बारे में तो हो चुका है, अब हम लोग देखते हैं डेनमार्क के बारे में।
डेनमार्क यहां पर है, देखो बच्चों, ये है डेनमार्क, ये डेनमार्क है। डेनमार्क जो है भारत, इसके बाद जो भारतीय प्रधानमंत्री है, भारतीय प्रधानमंत्री इसके बाद जाएंगे डेनमार्क, 3 तारीख में गए हैं डेनमार्क। ये डेनमार्क है, इसकी राजधानी कोपेनहेगन है, इसकी मुद्रा क्रोन है, डेनिश क्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेनिश क्रोन, डेनिश क्रोन बोलते हैं किसकी मुद्रा को? डेनमार्क की मुद्रा को। और ध्यान रखना, जो डेनमार्क गए हैं प्रधानमंत्री, डेनमार्क के साथ 7 समझौते करने हैं। कितने समझौते करने हैं? 7 समझौते हैं। और डेनमार्क की जो राजधानी है, मैं बताता आपको, कोपेनहेगन है, और मुद्रा जो है डेनिश क्रेन है। और इन यहां पर जो 5 देश हैं और एक भारत, यहां पर नॉर्डिक सम्मेलन होने वाला है। कौन सम्मेलन होने वाला है बच्चों? नॉर्डिक सम्मेलन, नॉर्डिक सम्मेलन। नॉर्डिक क्या है, किसे बोलते हैं नॉर्डिक? एक्चुअली पूरे जो यूरोप महाद्वीप है, इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप, प्रायद्वीप या महाद्वीप यूरोप को बोलते हैं। कई बातें बताता हूं आपको, भूगोल की भी, इतिहास बता दिया, भूगोल बता दिया। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप या प्रायद्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? मेरी भूगोल की वीडियो में है। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपीय महाद्वीप, छोटे छोटे देश है जिन्हें आपस में मिलकर कुछ आर्थिक संगठन, कुछ सांस्कृतिक संगठन बना रखे हैं, ताकि वो देश मिलकर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और आगे बढ़ते रहे। उन्हीं में से 5 देश हैं। एक आपका आइसलैंड है, एक आपका यहाँ ग्रीनलैंड है, क्योंकि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार। ध्यान रखिए बच्चों, ग्रीनलैंड जो देश है वो पड़ता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, और जो ग्रीनलैंड पर जो अधिकार है वो डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आता है, और उस पर जो अधिकार है वो डेनमार्क का है। इसलिए जो नॉर्डिक देश का समूह है, उसमें आपका ग्रीनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन, ये 5 देश आते हैं। इनको नॉर्डिक देश कहते हैं। जो ये नॉर्डिक जो शब्द है, ये भाषा, ये सांस्कृतिक शब्द है, भाषा सांस्कृतिक शब्द है ये। तो इस आधार पर इन 5 देशों ने अपने आप को नॉर्डिक देश बनाया। इन्हीं नॉर्डिक देशों को हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियन देश। क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन देश। वो स्कैंडिनेवियन एक पर्वत है, उसके आधार पर स्कैंडिनेवियन पर्वत देश बोलते हैं। लेकिन जो नॉर्डिक है वो सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, इन देशों का सांस्कृतिक संगठन है। और इन देशों के साथ भारत का जो आयात निर्यात है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन देशों का जो हमने 7 समझौते किए हैं, उनमें सबसे मेन समझौता भारत का जो पर्यावरण समस्या है, जो इन्वायरमेंटल जो समस्या दुनिया में खड़ी हो रही है, कोपेनहेगन जानते हो आप, कोपेनहेगन सम्मेलन में तमाम सम्मेलन जो होते हैं, से कोप का हो या यूएनएफसीसी का हो या जो और सम्मेलन है, वो कोपेनहेगन में बहुत ज्यादा होते हैं। एक्चुअली ये देश पर्यावरण के प्रति बड़े संवेदनशील है। भले ही हम उस देश के वासी हो जहां देश में गंगा को भी माता कहते हैं, और जिस देश में पौधे के अंदर और पत्थर के अंदर भी प्राण जाग जाते हैं, हम पौधे में भी प्राण डालते हैं, हम पत्थर में भी प्राण डालते हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां पर्यावरण हमारे अंदर, हमारी आत्मा में, हमारी संस्कृति में समाया हुआ है, हम उस देश के हैं। लेकिन उतना होते हुए भी हम पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? हम उन्हीं नदियों को गंदा करते हैं जिन नदियों को हम देवी और देवता मानते हैं। हम उन्हीं पहाड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं जिन पहाड़ों पर हमारे देवी देवता वास करते हैं। तो ये एक बड़ी विडंबना है। लेकिन भारत है तो कम से कम हम पर्यावरण के प्रति बहुत समय से जागरूक रहे हैं। तो एक चीज याद रखेगा, जो डेनिश गए हैं, जो डेनमार्क प्रधानमंत्री गए हैं, 7 समझौते हुए हैं, उन्हें नॉर्डिक सम्मेलन वहां पर हुआ है। कौन सम्मेलन हुआ है? नॉर्डिक। कितने देश में बताया था? 5 देश है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन। इन 5 की राजधानी याद रखेगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। तो इसकी मुद्रा बताइए आपको, डेनिश क्रोन मुद्रा है। और जो यहाँ की जो प्रधानमंत्री है, जो यहाँ की प्रधानमंत्री जो समकक्ष है ना, वो एक महिला है जो डेनमार्क की प्रधानमंत्री है। बच्चों मैं बताऊं उसके बारे में। ठीक है, तो आज की सेवा इतनी रहेगी। कुछ टेक्निकल समस्या आ गई है, अभी मैं आपको फिर जो है इसी पर एक और वीडियो, जब यात्राएं कंप्लीट हो जाएंगी, फ्रांस की यात्रा भी हो जाएगी, आज जैसे फ्रांस की यात्रा है और उसके बाद सभी यात्राएं हो जाएंगी, उसके बाद और जो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, तो अगली क्लास फिर हमारी इसी टॉपिक पर होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।